So, good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. So, guys, in our last chapters and last classes, what we have covered, we are covering the general pharmacology, and in that, हम जो बेसिकली कवर कर रहे हैं अपनी सीरीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. इसके अंदर हमने अपने ऑलरेडी दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग टू चैप्टर्स, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ओके, so first let's start with metabolism, or you can say biotransformation. What do you understand by biotransformation? As the name suggests, bio means living system. Okay, and transformation means change, means transfer, means one thing is changing into the other thing. And since we are studying about the chemicals, means drugs, which are nothing but a kind of chemicals. Okay, so means alteration in their form, from alteration of chemicals from one form to the other form is known as biotransformation. Clear? Or you can say metabolism. Now, its definition, you can say metabolism is the chemical alteration of a drug. Okay. Next, why metabolism is needed? Why कि हमारी बॉडी में जो होता है एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? Why it is essential? It is essential so that the non-polar drug get converted into the polar drug and get easily excreted out from our body by urine. Okay. नेक्स्ट इज मेन साइट आपका मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है. देयर आर मल्टीपल मेटाबॉलिज्म साइट्स इन योर बॉडी, बट द मेन साइट इज लीवर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज लीवर. ठीक है. अब जो रिमेनिंग 10% ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो कुछ अदर साइट से हो जाता है हमारी बॉडी में, जैसे कि अदर मेटाबॉलिज्म साइट्स क्या है? किडनी, जीआई ट्रैक्ट, लंग्स, प्लाज्मा एंड स्किन. सो यहाँ पे एक एक दो दो एग्जांपल्स हैं गाइस जो पर्टिकुलर साइट से मेटाबोलाइज होते हैं, तो यू कैन लर्न दीज बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शंस, एंड यू नो कि क्वेश्चंस आपके एक्सेप्शन से बहुत बार बन जाते हैं. ठीक है, मोस्ट चांसेस होते हैं कि एक्सेप्शन से आपके क्वेश्चन बनने के. सो किडनी से जो मेटाबोलाइज होता है दैट इज विटामिन डी. आफ्टर द जीआई ट्रैक में जितने भी पेप्टाइड नेचर के, प्रोटीन नेचर के ड्रग्स आपके, जैसे कि पेनिसिलिन, इंसुलिन, ये कहाँ मेटाबोलाइज होंगे? इन जीआई ट्रैक. आफ्टर दैट लंग्स, लंग से कौन से आपका मेटाबोलाइज होता है? 5-HT. ओके. प्लाज्मा से कौन सा होगा? सक्सिनाइल कॉलिन. स्किन से होगा डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल टू कॉल कैल्सीफेरॉल. सो दीज आर सम एक्सेप्शंस which are not metabolized by liver but are metabolized by other metabolizing sites. All right. Now let's focus on the main part, that is the metabolism by liver. liver के अंदर metabolism कैसे होता है और metabolism की classification क्या क्या है. ठीक है. सो आई होप कि मेटाबॉलिज्म क्या है ये आपको क्लियर होगा. ठीक है. नाउ बिफोर कमिंग टू दिस टेबल, यू शुड नो कि जो मेटाबॉलिज्म है इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव मेटाबोलाइट से, और यू कैन से एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव ड्रग. ठीक है. सपोज आपका जो ड्रग आपने इंटेक किया वो एक्टिव था, ठीक है, लेकिन लीवर के पास जाके वो मेटाबोलाइज हो गया, अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वो जो फॉर्म है वो क्या है? आपकी इनएक्टिव. ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी इज एक्टिव ड्रग इज गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव ड्रग ओनली. वो खुद भी एक्टिव और बॉडी में जाके वो अदर एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव ड्रग. ठीक है. एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज इनएक्टिव ड्रग गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग. ठीक है, कि आपने जो ड्रग लिया दैट वो इनएक्टिव था, लेकिन बॉडी में जाके वो लीवर के पास मेटाबोलाइज हुआ और वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया, जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा. सो दिस लास्ट फॉर्म जो इनएक्टिव ड्रग जो आप लेते हो, इट इज नथिंग बट नोन एज प्रो ड्रग. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज प्रो ड्रग. ठीक है, जो कि एक्टिव नहीं होता लेकिन आपकी बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव बन जाता है. तो इसका एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट सा सेपरेट सा टेबल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मल्टीपल टाइम्स जीपेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो यू शुड रिमेंबर दैट टेबल. Okay, that is very important from the GPAT point of view. So now let's discuss one by one in detail. So here, active drug to inactive drug. Okay, suppose it is first in which the active drug is get converting into inactive drug. तो इसके कुछ examples हैं, only 5 examples are there guys, so it's not a big deal to learn. That is ibuprofen, paracetamol, lidocaine, chloramphenicol and propranolol. Clear? क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्रो ड्रग से मेनली पूछा जाता है. दिस इज हार्डली आस्क्ड. ठीक है, बट आप एक बार गो थ्रू कर लो, बाई चांस क्वेश्चन बन भी गया तो यू कैन आंसर इट. ऑल राइट.
नाउ द सेकेंड इज, जो ये टेबल सेकेंड दिखा रखा है, दैट इज फॉर, ये है आपका एक्टिव ड्रग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट. सो हियर फर्स्ट इज क्लोरल हाइड्रेट. क्लोरल हाइड्रेट कौन से एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा? ट्राई क्लोरो इथेनॉल. ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टेबल, बट स्टिल गाइज, सिंस इट इज गिवन इन योर बुक एंड ये इसी टॉपिक में कवर होता है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, इजिली आपको ये याद हो जाएगा. ठीक है, सो क्लोरल हाइड्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ट्राई क्लोरो इथेनॉल. Morphine is get converted into morphine 6-glucuronide. Cefotaxime, it is get converted into dicetyl cefotaxime. Allopurinol, alloxanthine. Procainamide getting converted into N-acetyl procainamide. Primidone, INSA, get converted into phenobarbital. Diazepam, oxazepam, or you can say desmethyl diazepam. Digitoxin get converted into digoxin. Imipramine get converted into diazepamine. Amitriptyline getting converted into nortriptyline. Codeine getting converted into morphine. Spironolactone, canrenone, and last is losartan getting converted into E3174. Okay, these are also active, and these are also active. Clear? Both can produce a pharmacological action. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. एक बार ये टेबल में ज्यादा आपके इतने ज्यादा वो नहीं है कि आप याद ना कर सको. हार्डली 12 to 13 एग्जाम्पल्स आर देयर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लास्ट फॉर्म, दैट इज इनएक्टिव ड्रग गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्टिव. ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पे लास्ट क्या था, इनएक्टिव टू एक्टिव. सो हमने इस इनएक्टिव फॉर्म को क्या नाम दिया था? प्रो ड्रग. ठीक है, सो हेयर एक चार्ट बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो एक प्रो ड्रग को डिफाइन करता है कि जो प्रो ड्रग होता है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं. एडमिनिस्टर करने के बाद इट गोज इनटू द लिवर एंड गेट मेटाबोलाइज्ड. ओके, सो आफ्टर मेटाबोलाइज्ड इट बिकम्स एक्टिव. अब क्या हो गया? ये एक्टिव हो गया, एंड दिस एक्टिव फॉर्म इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव. ठीक है, मीन्स इट विल नाउ शो इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है, एंड वन ऑफ द मेन एग्जांपल ऑफ प्रो ड्रग इज लीवोडोपा, एंटी पार्किंसन ड्रग, जो कि बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीवोडोपा इज इनएक्टिव, बट आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड मेटाबोलाइज्ड इट गेट कन्वर्टेड इनटू डोपामिन, एंड व्हिच एक्चुअली शोज इज एक्शन. Clear? Now here is a table for the pro drugs. ठीक है, the drugs which are pro drugs. तो यहाँ से बहुत बार MCQs भी पूछे गए हैं गाइस कि which among the following is a pro drug. 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, 4 ड्रग्स का नाम दे देंगे, उनमें से आपको बताना है कौन सा प्रो ड्रग है. तो अगर आप ये टेबल याद कर लोगे, ट्रिक से, ये निमोनिक में भी यहाँ पे मेंशन है, इस ट्रिक से अगर आपने टेबल याद कर लिया तो आप इजीली उस क्वेश्चन को तो बड़े आसानी से सही कर दोगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो 110% प्रोडक्ट से बनता ही बनता है. ठीक है, तो here it is a mnemonic. All prefer doing MD in clinical subjects. So from all it is ACE inhibitor. All right, ACE inhibitors में जितने भी प्रिल्स हैं आपके, लिसिनोप्रिल, ऑसिनोप्रिल, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं? ACE inhibitor. लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं दो एक्सेप्शंस. कौन से हैं? फर्स्ट इज कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल. सारे एस इनहिबिटर्स प्रो ड्रग्स हैं सिवाय इन दोनों के, कैप्टोप्रिल को छोड़ के एंड लिसिनोप्रिल को. दे आर नॉट प्रो ड्रग, ये एक्टिव होते हैं ऑलरेडी. ओके, सो दीज आर नॉट प्रो ड्रग्स, नॉट प्रो ड्रग. क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट इज ऑल से एस इनहिबिटर्स हो गया. अदर इज प्रेफर से आपका 3 ड्रग्स हैं, दैट इज प्रेडनिसोन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स एंड प्रोग्वेनल. ओके, आफ्टर दैट डूइंग से आपका क्या आएगा? डिपीवेफ्रिन. एम से आपका क्या आएगा? मरकैप्टोप्यूरिन. अगेन एम स्टैंड फॉर 3 ड्रग्स, मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल डोपा एंड मिनोक्सिडिल. देन डी फॉर लीवोडोपा, डी. ठीक है, देन इन फॉर इरिनोटिकैन. देन क्लिनिकल स्टैंड फॉर अगेन 3 ड्रग्स, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोपिट्रोजेल एंड कार्बिमाजोल. आफ्टर दैट द लास्ट इज सब्जेक्ट स्टैंड फॉर सल्फासेलाजीन. ठीक है, तो अगर एमसीक्यू सपोज आपको दे भी दिए, ठीक है, कोई भी आपको एमसीक्यू दे दे कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग, तो आपको ये ड्रग याद करने की जरूरत नहीं. आप ये ड्रग याद करना कि ऑल प्रेफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट, एंड आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ए से तो हमारा क्या था? एस इनहिबिटर. ठीक है, पी से क्या था? प्रेडनिसोन था, प्रोटोन पंप इनहिबिटर था, और हमारा प्रोग्वेनल था. डूइंग से क्या है आपका? डिपीवेफ्रिन. एम से क्या है? मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल डोपा एंड मिनोक्सिडिल.
डी से क्या है, लीवोडोपा। देखो आप एक दिन इसको याद करोगे, फिर उसके बाद आप 10 दिन बाद या महीने भर बाद इस चीज को सॉल्व करोगे तो यू कांट। ठीक है, कम से कम एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप एक टेबल को मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करें, दिन में एक बार तो जरूर देख लें। एक बार भी अगर आपने ये देख लिया तो आपको 5-10 दिन में गारंटेड ये याद हो जाएगा। यू कैन इजिली आंसर द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, so here you have to learn this mnemonic and with this these products। क्लियर, आगे हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पीछे तो हमने टेबल पढ़ा था कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यू ये भी पूछे जाते हैं जीपैट में कि ये वाला प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कौन से एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विच अमंग द लीवोडोपा इज गेट कन्वर्टेड इनटू विच एक्टिव मेटाबोलाइट। आपको ऑप्शन दे देंगे 2-4, लेकिन आपको क्या है, राइट ऑप्शन टिक करना है। सो यू शुड नो कि हमारा जो इनएक्टिव ड्रग है वो बॉडी में जाके कौन से एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। तो ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट आपके ड्रग्स ही मेंशन किए जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है या चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट इज लीवोडोपा। लीवोडोपा इज अ प्रोडक्ट, अभी पीछे पढ़ा था, ऑल प्रेफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एमडी, डी फॉर डोपा था आपका लीवोडोपा। तो डोपा, ये लीवोडोपा किसमें कन्वर्ट होता है जाके, डोपामीन के अंदर। नेक्स्ट इज एनालप्रिल। प्रिल तो ये कौन सा है हमारा, एस इनहिबिटर कैटेगरी में आता है। एस इनहिबिटर सारे आपके प्रोडक्ट्स थे एक्सेप्ट 2, दैट इज कैप्टो एंड लिसिनोप्रिल। सो एनालप्रिल का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, एनालप्रिलेट, नॉट अ बिग डील टू लर्न। देन ए मिथाइल डोपा। ए मिथाइल डोपा किसमें जाके कन्वर्ट हो रहा है गाइस, ये किससे था आपका, एमडी। एम स्टैंड फॉर 3 ड्रग, 3 ड्रग थे ना, मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल डोपा एंड मिनॉक्सिडिल। तो ये रहा आपका मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा कन्वर्ट हो रहा है एल मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिफीवेफ्रिन। डिफीवेफ्रिन किसमें कन्वर्ट होता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन। एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये सारे के सारे आपके। डिफिनेफ्रिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन। प्रोग्वेनिल, प्रोग्वेनिल हमने लास्ट में नहीं अभी पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में भी। प्रोग्वेनिल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साइक्लोग्वेनिल एक्टिव मेटाबोलाइट। प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन। एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट देखो, एसाइक्लोविर क्या आपका एंटीवायरल ड्रग है, और हमें पता है एंटीवायरल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो इनका एक्शन होता है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिक को मिमिक करके उनकी जगह खुद डीएनए में जाकर अटैच हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसकी जगह ये खुद ट्राइफॉस्फेट अटैच करके ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाते हैं और डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, सो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है इट इज एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। देन क्लोपिड्रोजिल व्हिच इज एन एंटीप्लेटलेट गेट कन्वर्टेड इनटू थियोल मेटाबोलाइट। बेकएम्पेसिलिन व्हिच इज एन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एम्पिसिलिन। Sulfasalazine 5 amino salicylic acid, cyclophosphamide, एल्डोफॉस्फामाइड और एल्कोलिन। फ्लोरोयूरेसिल, फ्लोरोयूरिडिन मोनोफॉस्फेट which is an anti-cancer drug. Mercaptopurine, methyl mercaptopurine ribonucleotide. Paracoxib getting converted to valdecoxib. Paracoxib it is COX inhibitor. ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। Bambuterol getting converted into terbutaline, anti-asthmatic drug. Solendac getting converted into sulfide metabolite. Then last is binorilate getting converted into aspirin and paracetamol. ठीक है, सो ये कुछ ड्रग्स हैं आपके, उनका एक्टिव मेटाबोलाइट दे रखा है कि हमारी बॉडी में जाके वो ये सारी फॉर्म्स हैं। जो ये वाला साइड है, लेफ्ट साइड इज और इनएक्टिव। ठीक है, एंड राइट साइड इज देयर एक्टिव मेटाबोलाइट। क्लियर? So let me see if you guys have any doubt or any question if you have, so that we can move ahead. Okay. So now let's continue. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। ओके, अब जो हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। There are two main types. First is phase 1 reaction और उनका other names क्या क्या है, non synthetic और functionalization reactions.
Other is synthetic reaction, phase 2 reaction, or you can say conjugation reactions. All right. Now जो आपकी phase 1 reactions है जिसका नाम है functionalization reaction, तो functionalization reaction से आप सोच सकते हो कि कोई functional group इनके अंदर add on होना है, ठीक है। तो ये आपकी होती हैं 5 टाइप्स की, कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन. After that, next metabolic reaction is phase 2 metabolic reaction, which are also known as conjugation reaction and synthetic reactions. So conjugation means something, the drug will bind to something and form a conjugate. ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा इसके अंदर. So they are again of 6 types. कौन कौन सी हैं guys? Glucuronide. First is glucuronide conjugation, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन. एक याद कर लो आप, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, क्योंकि सबसे जो मेन होती है इनके अंदर दैट इज ग्लूकोरोनाइड. एंड क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लूकोरोनाइड था, ग्लूटाथियोन था. सो आपसे ग्लूकोरोनाइड वो याद कर लो कि ग्लूकोरोनाइड नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट है हमारे ग्लूकोरोनाइड. ऑलराइट. सो यहाँ पे 6 रिएक्शंस हैं आपकी फेज 2 रिएक्शंस, जिनको हम आगे अभी फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन को सारी टोटल कितनी हो गई आपकी? टोटल हो गई आपकी 11 रिएक्शंस. ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 11 रिएक्शंस होगी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिनको हम आगे फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ओके. इसके अंदर जो फेज 2 इसके अंदर मेन है ग्लूकोरोनाइड, बाकी थोड़ी माइनर है. ठीक है, मेन जो ड्रग का होता है दैट वाज ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन. तो इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, मेन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लिन बहुत कम होता है. नाउ अब हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करने से पहले जानते हैं व्हाट आर माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भाई मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म की ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जब भी कोई केमिकल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो बेस ये रिएक्शन कौन कैरी आउट कराता है? कोई एंजाइम कैरी आउट कराता है विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट, इजंट इट? सो इन्हीं एंजाइम्स को हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये एंजाइम्स क्या हैं जो रिएक्शंस को कैरी आउट कराएंगे. सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम कॉज कराते हैं उनको दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स गाइस कौन से होंगे? आपको देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सपोज इट इज अ लीवर और हमारा कोई भी ड्रग है, ड्रग मैंने आपको बताया ब्लड में आने के बाद कहाँ जाता है? वाया पोर्टल वेन इट एंटर्स. सपोज ये है आपका ए ड्रग, ठीक है, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ गया? आपका लीवर के अंदर चला गया. अब लीवर के अंदर जाने के बाद ये मेटाबोलाइज होगा, लेकिन लीवर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? लीवर के अंदर आपके होते हैं सेल्स. ठीक है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं और लीवर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज हेपेटोसाइट्स. दे आर नोन एज हेपेटोसाइट्स. और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. पता है ना कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स. ठीक है, तो उन्हीं में से एक आपका ऑर्गेनल है जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सेल के अंदर जो हेपेटोसाइट है उसके अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, माइक्रोसोमल एंजाइम्स. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपके प्रेजेंट होते हैं ये साइटोक्रोम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, साइटोक्रोम एंजाइम P450 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम. माइक्रोसोमल एंजाइम. लेकिन अब सेल के अंदर देखो, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बाहर का स्पेस है, बाहर का जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, सपोज ये आपका सेल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया न्यूक्लियस के बाहर. बाकी जो स्पेस है इसको साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म में हमारे रिमेनिंग एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. क्लियर? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपके माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं दे कैन बी इनहिबिटेड और इंड्यूसिड. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड एक प्रॉपर तरीके से ये डायग्राम बना लेते हैं एक बार. यहाँ पे मैं डिफरेंस बता देती हूँ आपको. सपोज ये है आपका माइक्रोसोमल एंजाइम्स का. ओके, सो फर्स्ट इज they are present in endoplasmic reticulum. Second point क्या होगा? they can be
induced or inhibited by other drug. कोई अदर ड्रग आप लोगे उससे ये इंड्यूस या इनहिबिट हो सकते हैं. अब जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस कैरी आउट कराते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन. ठीक है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं आपकी किस पे? नेक्स्ट दैट इज नॉन माइक्रोसोमल का. नॉन माइक्रोसोमल में क्या है? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. नॉन माइक्रोसोमल में क्या पॉइंट आएगा आपका? दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस कैरी आउट करेंगे? सम ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड ऑल कॉन्जुगेशन. जितने भी कॉन्जुगेशन 6 पढ़ी थी ना हमने, 6 में से सभी कॉन्जुगेशन रिएक्शन एक्सेप्ट 1. ऑल कॉन्जुगेशन रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, क्योंकि उसको कौन करा था? माइक्रोसोमल एंजाइम. ऊपर पढ़ लिया हमने डायग्राम में. ठीक है, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट आता है गाइस इनका, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या है कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड दीज आर नॉन इंड्यूसेबल. नॉन इंड्यूसेबल कि हमने दूसरा ड्रग साथ में लिया तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो ड्रग इससे मेटाबोलाइज होगा नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से, क्योंकि उनको कोई दे आर नॉन इंड्यूसेबल. ठीक है, सो इनका एक और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है इनका इंपॉर्टेंट? काफी सारे जो आपके नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं दे शो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसमें एसिटाइल ट्रांसफरेज, एंड सूडोकोलिनेस्टरेज. क्लियर? सो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया बिटवीन द माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर दैट इज इन डिटेल ऑफ फेज 1 रिएक्शन. ठीक है, फेज 1 रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने अभी पढ़ाई था कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कैरी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए. ठीक है, सबको पता है हमको कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यही होता था ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो अब क्या होगा? ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, यू ऑल नो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि कौन सा एंजाइम कैरी आउट करवाता है. सो एंजाइम्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन आर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सिप. ठीक है, सिप्स जिनको हम बोलते हैं साइटोक्रोम P450, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. ठीक है, अदर जो हैं दैट इज FMOs. FMO is flavin containing monooxygenase. Flavin containing monooxygenase. And the other one is ER. That is epoxide hydrolase. क्लियर? सो इनमें से जो आपको मेन ध्यान में रखना है दैट इज सिप. ठीक है, हमारा जो मेन मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर भी कौन सा मेन कवर है? साइटोक्रोम P450. नाउ व्हाई दिस देयर इज अ टर्म P450 से आप क्या समझते हो? P450 मीन्स दीज एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द, जो साइटोक्रोम्स है वो किसका एग्जांपल था? माइक्रोसोमल का. और माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और ये वाले जो एंजाइम्स हैं गाइस, जब भी इन पे लाइट पड़ती है तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो ये शो करते हैं कौन सी वेवलेंथ पे शो करते हैं? दे शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 450 नैनोमीटर. देयरफॉर दे आर नेम्ड एज द P450. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, सो अब हम साइटोक्रोम का थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, साइटोक्रोम P450 जो है आपके, सो अबाउट 2/3 ऑफ द, मतलब 2/3 और आप कह सकते हो 90% ड्रग जो है उनका मेटाबॉलिज्म कौन कराता है? साइटोक्रोम P450 करता है एंजाइम. ठीक है, मेटाबॉलिज्म 90% ड्रग्स का. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पे शो करते हैं? 450 नैनोमीटर. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है.
अब देखो इनका जो नेम होता है उसके ऊपर भी एक पूरी स्टोरी है कि जो साइटोक्रोम है ये एंजाइम्स, अब यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर होता है, एक अल्फाबेट होता है और एक नंबर होता है इनके नेम में। सो ये नंबर, अल्फाबेट और नंबर क्या सिग्निफाइज करता है, इसका एग्जांपल सपोज है आपका सिप 3A4, जो आपका 90 मल्टीपल आपके सिप्स हैं, मोस्टली 5-6 आपके सिप्स हैं जो मेजर हैं, उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सिप 3A4 विच कैरीज आउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ 90% ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका नंबर नेम देखो तो सिप है पहले तो साइटोक्रोम, फिर है न्यूमेरिकल, देन अल्फाबेट, देन अगेन अ नंबर। सो ये तीनों चीजें जो नंबर, अल्फाबेट, नंबर क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं, पहला नंबर जो है वो आपका डिनोट करता है किसको, इट डिनोट्स द फैमिली, it denotes the family. The other number that which is an alphabet, it denotes the subfamily. ठीक है, and the other last alphabet, sorry last number, ठीक है, numerical, alphabet, numerical, number, alphabet, number. So last number denotes the gene number, gene number. ठीक है, तो सिप 3A4 आपसे पूछ लिया, तो व्हाट इज द फैमिली, सपोज आपको पूछ लिया व्हाट इज द फैमिली इन सिप 3A4, तो कौन सी फैमिली है 3, सब फैमिली कौन सी है ए, जीन नंबर कौन सा 4। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साइटोक्रोम एंजाइम है दैट इज मोस्ट कॉमन है, दैट इज सिप 2D6, इसके अंदर कौन सी फैमिली है 2, सब फैमिली कौन सी है डी, एंड आपका जीन नंबर कौन सा है 6। क्लियर। सो आपको इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो आपको पता चल गया होगा किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है सिप की। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द अदर रिएक्शन दैट इज रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन का आपको पता है रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस कौन से एंजाइम कराते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम को साइटोक्रोम जो भी पढ़ा था। ठीक है, तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, सिप्स। ठीक है, अब कौन कौन से हैं बेसिकली ड्रग, कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनकी रिडक्शन होती है गाइस, तो इनकी है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरमफेनिकॉल, हेलोथेन एंड वारफेरिन, हेलोथेन एंड वारफेरिन। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाले ड्रग के मेटाबॉलिज्म मतलब रिडक्शन है या इनसे बहुत कम पूछा जाता है। यूजुअली आपका जो कॉन्जुगेशन है उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें फिर भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला ड्रग है कौन से कॉन्जुगेशन से मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, लेकिन इनमें बहुत कम है कि किससे होगा ये। ठीक है, इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है एंजाइम किससे मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपका। द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स नेम में क्या रहा है, हाइड्रा मीन्स वाटर, so it means the drug in the presence of water and with the help of an enzyme esterase get converted into acid and alcohol। मतलब आपका सपोज कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्लीवेज शो कर देता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और एक एंजाइम होता है कौन सा, एस्टरेज। ठीक है, मतलब इस ड्रग के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, एस्टर ग्रुप हो गया, अमाइड ग्रुप हो गया, इन सब की हाइड्रोलिसिस होती है बेसिकली, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड एंड अल्कोहल। सो कौन से एंजाइम हैं जो इसको कैरी आउट कराते हैं, ये बताई दिया, सिप्स होते हैं, एस्ट्रेज ये हो गए। एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होती है जिनकी, प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड एंड लिग्नोकेन। ठीक है, क्योंकि इनका जब आप स्ट्रक्चर देखो अमाइड या फिर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा इनके अंदर। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। ऐसी एस्टाइल कॉलिन वगैरह जो आपने पढ़े होंगे, आप भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर में भी क्या आता है, एस्टर ग्रुप, दे आर ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज द थर्ड इज डीसाइक्लाइजेशन, सॉरी फोर्थ। ठीक है, डीसाइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन नाम से ही समझ आ रहा है भाई कोई चेन है जो कि सॉरी कोई रिंग है जो क्या होती है, ओपन होगी, डीसाइक्लाइज हो रहा है। ठीक है, सो डीसाइक्लाइजेशन इज द रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर इज गेटिंग ओपन। सो इसका एग्जांपल होता है डीसाइक्लाइजेशन का, इसका होता है बारबिटूरेट्स, बारबिटूरेट एंड फिनाइटोइन। ठीक है, इनका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल सी देयर इज अ रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दिस ड्रग्स। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन में क्या होगा, कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर है एंड दैट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल होता है प्रोग्वेनिल, प्रोग्वेनिल जो भी पीछे भी पढ़ा था हमने, प्रोग्वेनिल किसमें कन्वर्ट होता है हमारा,
साइक्लोग्वेनिल में, साइक्लोग्वेनिल प्रोड्रग्स में पढ़ा है ना ये। सो प्रोग्वेनिल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साइक्लोग्वेनिल। यहाँ पे आपका कवर होता है फेज 1 रिएक्शन 5 तरह की, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपकी फेज 2 रिएक्शंस पे। अब फेज 2 रिएक्शन गाइस क्या होती हैं, अभी आपको मैंने बता दिया है पीछे, कॉन्जुगेशन रिएक्शन इनका दूसरा नाम होता है, या फिर सिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। आप कह लो या तो सिंथेटिक या फिर कॉन्जुगेशन। अब इनके अंदर क्या होता है कि भाई हमारा ड्रग है, ड्रग क्या करेगा, ड्रग कॉन्जुगेट बनाता है किसके साथ, एक एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ, एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ। व्हाट इज एंडोजीनियस सब्सटेंस, कि हमारी बॉडी जो ऑलरेडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, उसके साथ हमारा ड्रग क्या बनाएगा, एक कॉन्जुगेट। इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कॉन्जुगेट, ठीक है। ड्रग और एंडोजीनियस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बन गया, इनको हम बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। अब सपोज हमारे ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट पहले 50 नैनोग्राम था, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अब इसका बहुत बढ़ जाएगा हमारा कॉन्जुगेट बनने का, क्योंकि एंडोजीनियस सब्सटेंस का काफी हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन से इंक्रीज, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 6 फेज 2 रिएक्शन। कौन कौन सी थी, पहली कॉन्जुगेशन रिएक्शन आपकी थी, देखो जो इनका नाम है ना कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ऑल डिपेंडिंग ऑन द कि ड्रग हमारा कौन से एंडोजीनियस सब्सटेंस से बाइंड करेगा। सो द फर्स्ट आपकी जो रिएक्शन थी दैट इज ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन। सो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन में आपका जो ये यूज हो रहा है, जो सबस्ट्रेट, जो एंडोजीनियस सब्सटेंस यूज हो रहा है वो कौन सा है, ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी ये रिएक्शन है इसको एंजाइम कौन सा कैरी आउट कराता है, कौन सा एंजाइम कैरी आउट कराता है इसको, यूजीटी। यूजीटी स्टैंड फॉर यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ये आपका एंजाइम मेटाबोलाइज कराता है। इसकी स्पेलिंग आप क्या है इसकी मैं बता देती हूँ, ग्लूकोरोनासाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये मेन आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम फेज 2 रिएक्शन, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन, और सिर्फ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल, ठीक है, ये रिडक्शन में भी अभी पढ़ा था हमने। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, सॉरी ये तो उसमें आ जाएगा, मॉर्फिन एंड मेट्रोनिडाजोल, क्लियर। अब कुछ आपके एंडोजीन मतलब बॉडी में ऑलरेडी कुछ सब्सटेंस हैं जो इस वे से आपके मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, वो कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन एंड थायरोक्सिन। तो इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बिलीरुबिन गेट मेटाबोलाइज्ड बाय विच रिएक्शन, सो इट गेट मेटाबोलाइज्ड बाय फेज 2 रिएक्शन, ऑन विच फेज 2 रिएक्शन, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, सिमिलरली थायरोक्सिन भी, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक चीज बतानी है आपको, जो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होती है उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट है ड्रग का काफी बढ़ जाता है, ठीक है। और हमारा पर्पस क्या है भाई, मेटाबॉलिज्म हो क्यों रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए बाय यूरिन, किडनी से फिल्टर होके यूरिन में के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा होता है कि किडनी से फिल्टर नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये हमारे यूरिन के थ्रू, दे आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, ये किससे एक्सक्रीट आउट होते हैं, आपके फीसिस से। एक तो ये ड्रग्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके कुछ एंडोजीनियस सब्सटेंसेस जैसे कि बिलिरुबिन एंड थायरोक्सिन, ये भी आपके क्या होते हैं, आपके मेटाबोलाइज्ड बाय द ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हमने क्या पढ़ा कि भाई इसके अंदर जो एंडोजीनियस सब्सटेंस है जिसके साथ ड्रग कॉन्जुगेट बनाता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड। एंजाइम कौन सा होता है जो कैरी आउट कराता है रिएक्शन, एसिटाइल को एंजाइम ए। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखने का है, कौन से ड्रग्स का होता है एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म, सल्फोनामाइड्स का, सल्फोनामाइड, आइसोनियाजिड, पास, डेप्सोन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज मेथाइलेशन रिएक्शन। मेथाइलेशन में एंडोजीनियस सब्सटेंस क्या होगा, अमीनो एसिड कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज एमटीज यानी कि मिथाइल ट्रांसफरेजेस, क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन के अंदर आपका जो एंडोजीनियस सब्सटेंस है वो क्या होगा, ग्लाइसिन।
एमिनो एसिड एंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज ग्लाइसिन ट्रांसफरेज। ठीक है, दो एग्जांपल है सैलिसाइलेट एंड निकोटिनिक एसिड। द फिफ्थ रिएक्शन इज सल्फेट कॉन्जुगेशन। सल्फेट कॉन्जुगेशन में जो एंडोजीनियस सब्सटेंस है सल्फ्यूरिक एसिड एंड एंजाइम इज सोल्ट्स, यानी कि सल्फो ट्रांसफरेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर एक एग्जांपल में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जितने भी आपके सेक्स स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइडल जो ड्रग्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म किससे होते हैं? बाय सल्फेट कॉन्जुगेशन से। क्लियर? नाउ द लास्ट रिएक्शन इज ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन में एंडोजीनियस सब्सटेंस क्या होगा? ग्लूटाथियोन एंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेजेस। क्लियर? यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है मेजर 6 मेटाबॉलिक रिएक्शंस, 6 कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ठीक है, सो नाउ अब जो नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है वो है माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर एंड इंड्यूसर। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम हमने डिफरेंस पढ़ा था पीछे, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो जो माइक्रोसोमल एंजाइम थे वो क्या होते हैं? कैन बी इंड्यूसेबल और कैन बी इनहिबिटेड, यानी कि अगर हमने दो ड्रग एक साथ लिए हैं और उनमें से एक ड्रग क्या है आपका, एक ड्रग आपका एंजाइम इनहिबिटर है, इनहिबिटर यानी कि एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। कौन से एंजाइम का? माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल एंजाइम में कौन से आते हैं? सिप्स। ठीक है, तो उनको इनहिबिट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो दूसरा ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने तो एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, और मेटाबॉलिज्म अगर उसका नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट। तो मीन्स एंजाइम इनहिबिशन कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम दो ड्रग्स की कॉम्बिनेशन देते हैं तो हमें ये ध्यान में रखते हुए देनी चाहिए कि क्या ये दोनों आपस में इंटरेक्शन शो नहीं करेंगी। ठीक है, कि कोई एंजाइम इनहिबिटर या कोई एंजाइम इंड्यूसर तो नहीं है। तो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग द मल्टीपल ड्रग्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक टेबल मैंने बनाया है, यहाँ पे एक ड्रग की लिस्ट मैंने बना रखी है जो कि क्या है आपके एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, जहां से जीपेट में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। तो here is a trick, vitamin K cannot cause enzyme inhibition. Okay, ये जो आप देख रहे हो vertically, so here vitamin K cannot cause enzyme inhibition. Vitamin stand for valproate, K stands for ketoconazole, cannot stand for cimetidine, cause stand for ciprofloxacin, enzyme stand for erythromycin, and inhibition for INH, which is denoted as isoniazid. ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके किसका? एंजाइम इनहिबिटर्स का। यहां तक समझ आया और नहीं? ये सारन यू कैन गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इज अ एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होंगे? सिमिलरली एंजाइम इंड्यूसर होगा जो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। पहले वो वर्क कर रहा था 5% उसका वो था, ठीक है, इस स्पीड से काम कर रहा था, लेकिन एंजाइम इंड्यूसर देने की वजह से वो अब उसकी स्पीड 25% बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि जो 5% मेटाबोलाइज कर रहा था वो 25% के रेट से मेटाबोलाइज करेगा। तो इसके अंदर क्या है? अगेन इसके जो एग्जांपल्स हैं इससे आप याद कर सकते हो, GPRS सेलफोन। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो इनके ड्रग्स को। G स्टैंड फॉर ग्रीसोफुल्विन, ग्रीसियोफुल्विन। P stands for phenytoin, R stand for rifampicin, S stand for smoking, Cell stand for carbamazepine, and phone stand for phenobarbital. Clear? So you have to learn both these tables, ठीक है, of enzyme inhibitors as well enzyme inducers. They are both important from the GPAT point of view. Clear? So let me know if it is clear to you, so that okay. So now today we are just going to cover this because it's pending due to this network issues. So now here use elimination, metabolism is completed. ओके, मेटाबॉलिज्म आपका क्या हो गया? यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ द रिमेनिंग नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीशन। ठीक है,
एक्सक्रीशन भी हम देख लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसको, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मीन्स द पैसेज आउट ऑफ ए सिस्टेमिक एब्जॉर्ब ड्रग, ठीक है, कि भाई जो आपका ब्लड के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब हुआ था वो आपकी बॉडी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। सो इट इज द पैसेज आउट ऑफ सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब ड्रग। ऑलराइट, अब देखो ड्रग जो है एक्सक्रीशन मल्टीपल साइड से, अगेन द ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन, जो ड्रग होता है मल्टीपल साइड से वो एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, feces, lungs, saliva, sweat एंड मिल्क, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेजर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन साइट है दैट इज यूरिन। मेजर जो 90% ऑफ ड्रग है उनका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? यूरिन से। रिमेनिंग जो 10% उनका एक्सक्रीशन होता है इस अदर साइड से, ठीक है। सो अब देखो यूरिन से किनका एक्सक्रीशन होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूरिन क्या होता है? बेसिकली एक लिक्विड है जो कि पोलर नेचर का है। तो जो इतने भी पोलर ड्रग्स हैं जो मेटाबोलाइज होने के बाद पोलर बन जाते हैं उनका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मैंने पीछे बताया था, जो लार्ज मॉलिकुलर वेट बन जाता है वो फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ेंगे वन बाय वन इनका डिफरेंट साइट्स का। सपोज फर्स्ट सेकंड है आपका फीसिस का, ठीक है। यूरिन का हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो माइनर है हमारे पाथवेज उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो जो फीसिस में हमारे आपके एलिमिनेट होंगे ड्रग वो कौन से होंगे? फीसिस के थ्रू, ठीक है। फीसिस के थ्रू जो होंगे उनका डिस्कस करते हैं। तो ये जो फीसिस में होंगे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बाइल, मतलब बाइल के थ्रू आते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम बाइल, ठीक है। लीवर में मेटाबोलाइज होंगे, लीवर मेटाबोलाइज होने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा जो बाइल के थ्रू आपके जीआई ट्रैक में आएंगे एंड देन वहां से एक्सक्रीट आउट होंगे। और जो ये ड्रग फीसिस के थ्रू होते हैं दे शोज द एंटेरियो हेपेटिक साइक्लिंग, एंटीरो हेपेटिक साइक्लिंग, ठीक है। वो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो फिर से। तो कौन कौन से ड्रग हैं जो आपके फीसिस के थ्रू, यानी कि जो आपके बाइल में कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन अटेन कर लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं यहाँ पे आप देख लोगे। एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफेम्पिसिन एंड फिनोल्फेथलिन। ये ड्रग्स हैं आपके जो बाइल में हाई कंसंट्रेशन अटेन कर लेते हैं और ये हमारे फिर किससे एलिमिनेट होते हैं? फ्रॉम द फीसिस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लंग्स। लंग्स से गाइस कौन से ड्रग्स आपके एलिमिनेट होंगे? जो भी क्या है आप जिनको इनहेल एक्सहेल मतलब गैसियस फॉर्म में जो आपके ड्रग्स हैं, ठीक है, जिनको आप बेसिकली इनहेल करते हो, ठीक है। एक्सहेल एंड वॉलेटाइल लिक्विड जो होंगे दे आर द वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस जो होंगे वो आपके होंगे कहाँ से एक्सक्रीट आउट? फ्रॉम योर लंग्स। नेक्स्ट है सलाइवा एंड स्वेट। सलाइवा एंड स्वेट से कौन से होते हैं? सलाइवा एंड स्वेट से कौन सा एलिमिनेट आउट होगा? एग्जाम्पल है लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड एंड हैवी मेटल्स, और कुछ अमाउंट में ड्रग रिफेम्पिन। ये होते हैं आपके स्वेट एंड सलाइवा से एक्सक्रीट आउट। नेक्स्ट है आपका मिल्क, ठीक है। मिल्क से मिल्क कौन सा? मिल्क बात करें तो जो आपका मदर का मिल्क होता है उसके थ्रू जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। सो मिल्क के थ्रू कौन कौन से ड्रग आएंगे? मेनली जो होते हैं या तो बेसिक नेचर के ड्रग या फिर वो ड्रग जिनकी क्या हो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी हो।
हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी आपके ये ड्रग जो है वो बेसिकली चांसेस होता है मिल्क के थ्रू इन्फेंट तक जाने का, ठीक है, कि बेबी को ये वाले ड्रग्स मिल्क के थ्रू पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर आपका है एंड लेस प्रोटीन बाउंड, ड्रग। सिंपल है भाई, जो ड्रग फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगा वो मिल्क के थ्रू क्रॉस कर सकता है, जबकि जो प्रोटीन बाउंड होगा वो तो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ तक क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली पैरामीटर्स हैं। तो ये जो भी ड्रग्स ये शो करेंगे चांसेस है कि वो मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुँच जाए, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाए उनका मिल्क के थ्रू। सो नेक्स्ट हम जो हमारा मेजर था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, दैट इज़ यूरिन के थ्रू। तो हम पहले यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट होते हैं मीन्स वो किडनी के पास आके फिल्टर आउट होने के बाद आपको एक्सक्रीशन शो करते हैं। तो वहाँ पे किडनी का फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम एक फॉर्मूला है दैट इज जहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बनते हैं, दैट इज नेट रीनल एक्सक्रीशन। व्हाट इज नेट रीनल एक्सक्रीशन? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ द नेट रीनल एक्सक्रीशन, जिससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन जो आपकी किडनी वो होती है, किडनी होती है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो मेन यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। अब एक किडनी के अंदर देयर आर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो 2 किडनी होती हैं, 2 मिलियन हो गए ऑलमोस्ट। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपके नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, यहाँ पे आती है आपकी आर्टरी, जो कि आपके इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, कैरिंग ड्रग्स वगैरह ये सब है उसके अंदर। यहाँ से लेते हुए वो कहाँ जाती है, वापस प्योर ब्लड को ले जाती है, ये रहा, ठीक है। तो इसको जो लेके आती है इम्प्योर ब्लड को, उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो लेके जाती है इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर? अब ये अलग अलग रीजन हैं आपके नेफ्रॉन के। कौन कौन से रीजन हैं? फर्स्ट इज नोन एज द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है आपका? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है आपका? ये रीजन लूप ऑफ हेनले, हेयरपिन शेप है ना, हेयरपिन शेप है ये, इट इज लूप ऑफ हेनले। ये आपका क्या है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें ये तीनों प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी प्रोसेस? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब आपको पता होना चाहिए तीनों क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है भाई? इसमें इम्प्योर ब्लड आया और यहाँ पे क्या हुआ, कैपिलरीज होती हैं काफी सारी। यहाँ पे इनमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं। इन जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे बड़े बड़े पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, आपके कुछ सब्सटेंसेस इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से और यहाँ पे आ जाते हैं आपके, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं फिल्टर होके, और यहाँ पीसीटी के थ्रू ये आ गए आपके ट्यूब के अंदर, आगे फिल्टर होके। अब इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जो लार्ज मॉलिकुलर वेट के ड्रग्स होंगे, क्या वो फिल्टर हो पाएंगे? वो तो फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है। जिनका थोड़ा मॉलिकुलर वेट थोड़ा कम है, वही यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जो बंच बन रहा है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इस बंच को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये आपका क्या है? बोमेंस कैप्सूल, ये रहा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की, फिल्ट्रेशन की बात क्या होगा, नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन।
अब काफी सारे जो ये ड्रग्स हैं जो यहाँ पे फिल्टर हुए हैं, कई बार क्या होता है यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हो सकता है ड्रग जो है ये लिपिड सॉल्युबल काफी हो, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से। तो दिस इज नोन एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तो निकल गया यहाँ से। फिर होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे ये जो हम आपके वेन है ना जो प्योर ब्लड को लेके जा रही है फिल्टर होने के बाद, ये क्या होती है, ये आपके ना इस पे जो नेफ्रॉन है इसके चारों तरफ लूप बना के रखती है, ऐसे इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है ऐसे करके, सपोज ये रही। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, नेफ्रॉन टू ब्लड, ब्लड टू नेफ्रॉन, ये क्या होती है, चीजें एक्सचेंज होती रहती हैं। तो यहाँ से ब्लड में चले गया, ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, दिस इज नोन एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब कुछ चीजें क्या होती हैं ब्लड के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे आपके नेफ्रॉन के अंदर आ जाती हैं, दिस विच इज नोन एज ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, व्हाट इज नेट रीनल एक्सक्रीशन, इट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जितने भी आपके फ्री ड्रग्स होते हैं, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हो चाहे लिपिड इनसॉल्युबल हो, वो सारे क्या होते हैं आपके यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं, फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल से फिल्टर हो जाते हैं, ग्लोमेबोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होगा क्या वो फिल्टर हो पाएगा? नो। प्रोटीन बाउंड ड्रग तो ना एक्सक्रीट होता है, ना मेटाबोलाइज होता है, ना एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वो तो खाली आपके प्लाज्मा के बाइंड होकर पड़ा रहता है। क्लियर। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का क्या डिफाइन करता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? It depends on the lipid solubility, and the other is ionization, ionization of drug। ठीक है, अगर ड्रग आयनाइज है तो नहीं एब्जॉर्ब होगा, वो यूरिन में ही होगा क्योंकि यूरिन पोलर है। अगर पोलैरिटी नहीं होगी ड्रग की तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन